और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। विभाग के लिए कोविड की चुनौती का वर्ष था, लेकिन हमने हमेशा उनसे सीखा है कि चुनौती को अवसर में बदलना चाहिए। तो इस कोविड की चुनौती के पीरियड में भी स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छे तरीके से अपने काम किए हैं। जिन चिकित्सालयों में आईसीयू नहीं थे उनकी व्यवस्था करी है, जहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी उन ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था करी है, जहां हमारी लैब में पैथोलॉजी टेस्ट नहीं हो पाते थे वो सब जिला चिकित्सालयों में पैथोलॉजी टेस्टिंग की व्यवस्था करी है, अपने पीएससीज में टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था करी है और टेलीमेडिसिन की व्यवस्था करी है और उनका शुभारंभ होने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद एसीएस सर आपके उद्बोधन के लिए। और जैसा कि एसीएस सर ने बतलाया कि प्रदेश में सेवाओं और सुविधाओं को तकनीकी का दामन पहनाकर उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए कवायद की जा रही है और इस क्रम में, इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवाएं पूर्व से संचालित हैं और उनकी जो उपलब्धियां हैं मध्य प्रदेश की वो देश में सर्वोत्तम है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। भारत के हर प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश की उपलब्धियां सर्वश्रेष्ठ पाई गई हैं और अब उन्हीं सेवाओं को और विस्तार देते हुए विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवाएं आम नागरिकों तक, सुदूर गांवों तक पहुंचाने की आज से शुरुआत हो रही है। उस पर आधारित एक छोटा सा वीडियो यहां से प्ले किया जाएगा ताकि हम सब इन सेवाओं के विषय में समझ सकें। हब और स्पोक पर आधारित टेलीमेडिसिन वीडियो। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आम जनमानस को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिया गया है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से नागरिकों को उनके निकटस्थ शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही दूरस्थ अंचलों में रहने वाले नागरिकों को समय पर चिकित्सा लाभ मिल सकेगा और होने वाले पैसे तथा समय के व्यय में भी कमी आएगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य द्वारा विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ की जा रही है। राज्य के 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया है। टेलीमेडिसिन की सुविधा के सुचारू संचालन हेतु हब और स्पोक मॉडल निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में राज्य के 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्पोक के रूप में तैयार किया गया है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से मरीजों की जांच एवं उपलब्ध कराए गए लैब टेक्नीशियन के द्वारा मरीजों की पैथोलॉजी जांच सुविधा भी उपलब्ध है। कलकत्ता एवं जयपुर में बनाए गए हब पर विशेषज्ञ चिकित्सक स्त्री रोग, शिशु रोग तथा मेडिकल विशेषज्ञ परामर्श एवं प्रिस्क्रिप्शन प्रदान करने हेतु उपलब्ध होंगे। ग्रामीण अंचल में मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ही उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 215 रुपए प्रति कंसल्टेशन का भार वहन किया जाएगा। वर्तमान कोविड-19 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए टेलीमेडिसिन के माध्यम से हितग्राहियों को उनके निकटस्थ शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ चिकित्सकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेने का अवसर भी प्रदान होगा। इस मॉडल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्रदान किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। और अब निवेदन करूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वो प्रदेश में 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा के शुभारंभ के लिए डिजिटली यहां से रिमोट का बटन दबाकर प्रतीक रूप में शुभारंभ करेंगे।
नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं डॉक्टर मयंक सिंघई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में पदस्थ हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराकर यहाँ के लोगों का फायदा कराया है। धन्यवाद। कोई पेशेंट वहाँ जिन्हें टेलीमेडिसिन की सुविधा का लाभ लिया हो उपस्थित है? हाँ सर, ये पेशेंट हमारे प्रस्तुत है यहीं पे सर। आपका नाम क्या है? इनका नाम बताएं। हेलो, क्या नाम है आपका? हाँ बोले आप, आवाज आएगी आप। कोई पेशेंट वहाँ जिन्हें टेलीमेडिसिन की सुविधा का लाभ लिया हो उपस्थित है? हाँ सर, ये पेशेंट हमारे प्रस्तुत है यहीं पे सर। आपका नाम क्या है? इनका नाम बताएं। हेलो, क्या नाम है आपका? हाँ बोले आप, आवाज आएगी आप। हमारा नाम अनुपम जैन है। अनुपम जी, बस बहुत संक्षिप्त में आपसे पूछ रहा हूँ, आपने टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ लिया है? हाँ, हमने टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ लिया है। क्या फायदा हुआ इससे, कैसा लगा आपको? पहले हम हर 15 दिन में जबलपुर जाते थे इलाज कराने के लिए। अब ये सुविधा यहीं पे आ गई तो हम यहीं इलाज कराते। आज आपको ठीक से परामर्श मिला? हाँ मिला। संतुष्ट हैं आप उससे? हाँ, हम संतुष्ट हैं। जो हब में हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा हूं कि एक बार आपका अनुभव बताइए, आपको क्या लगता है कैसे उपयोगी है ये जनता के लिए, पेशेंट के लिए? सर, सबसे पहले तो ये ऐसे उपयोगी कि सब मरीज हमारे पास आता, उसकी जांचें सब कराते, वाइटल लेते थे, और हमें भी ऐसा लगता था इन्हें विशेषज्ञ परामर्श की जरूरत है, तो फिर हमें बिल्कुल भेज दिया करते। तो यहाँ 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता था, फिर वहां इलाज करना था, फिर तो पेशेंट का टाइम, अब पैसे भी बहुत खराब होते थे। पर अब सर पेशेंट को यहीं की कटंगी की परामर्श उपलब्ध होने लगे, और सर इससे इनको फायदा है, साथ में और जो जांच करानी रहती है नहीं जाती है। आपका अनुभव कैसा है? आपने विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की होगी? हाँ सर। और आपने क्या मरीज के लक्षण बताए कैसे? एक बार थोड़ा जानकारी दें सबको, क्या किया आपने? हाँ सर, सबसे पहले हम लोग पूरे पेशेंट की डिटेल्स भरते हैं कि उनका नाम, पता, उम्र कितनी है, उनके वाइटल्स लेते हैं कि बीपी, शुगर कितनी है उनकी, टेम्परेचर कितना है, उनके रेडनेस है क्या नहीं, कुछ रैसेज। फिर सब पूरी डिटेल्स पेशेंट की फिल करके फिर हम सब कनेक्ट करवा देते हैं कंसल्टेशन के साथ। सर पूरे उनके सिम्टम्स बताते हैं उनको, उस हिसाब से उन लोग जो जांचें एक्स्ट्रा करानी रहती हैं वो हमें लिख के देते हैं, और दवाइयां परामर्श करते हैं सर वहां से। फिर हम सर यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के अपने यही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारा दवा वितरण केंद्र है सर, वहां से हम दवा उपलब्ध कराते हैं, और जो और जांचें विशेषज्ञ ने बोली हैं सर, वो हम अपने लैब से उन्हें उनकी जांचें करवा देते हैं। अच्छा, आपसे बात करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर ने पेशेंट से भी बात की क्या? हाँ सर, पेशेंट से भी बात करते हैं वो। अच्छा। कि कुछ ऐसा रहता है कि जो डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, पेशेंट अपनी लैंग्वेज में बताना चाहता है, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं सर, उन पेशेंट की भी डायरेक्ट कंसल्टेशन भी से भी बात करवाते हैं। एक दिन में ऐसे कितने पेशेंट्स का इलाज हम कर सकते हैं, विशेषज्ञ सेवाएं ले सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या अंदाज है एक दिन? सर हम 30 से 40 लोग का आराम से एक दिन में सर कर सकते हैं। 3 से 40 लोग का। कटंगी अभी हवा की स्पोक है? हाँ सर। तो यहाँ कटंगी स्पोक कौन से हब से जुड़ा हुआ है? सर उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। हाँ सर। वो उड़ीसा में मैं बात करना चाहता था, हब में जो डॉक्टर हैं उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। मेरी आवाज उनको सुनाई दे रही है? नमस्कार, आप बैठ के बात कीजिएगा। बस मैं आपसे जानकारी लेना चाहता था, पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है, आम जनता भी आज आपको सुन रही है
मध्य प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टर से वो कैसे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक पेशेंट के बारे में पहले डॉक्टर से बात की, डॉक्टर के बाद पेशेंट से भी बात की और उसके बाद अपनी सलाह दी, राय दी, दवाई बताई होगी या कुछ और चेकअप्स क्या क्या होने हैं वो बताए होंगे। तो एक बार आपका अनुभव बताइए कि क्या इससे हम मरीजों की को बेहतर चिकित्सा सुविधा, बेहतर इलाज उपलब्ध करवा सकते हैं। आप माइक ऑन करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी अभी आवाज नहीं आ रही। कोई माइक सिस्टम कोई देख ले एक बार। डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुनाई दे नहीं रही मुझे। हाँ, अब सुनाई दे रही। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? हमारा नाम डॉक्टर शंकर दास। हाँ डॉक्टर साहब बैठिए, आपका स्वागत है। और जो मैंने सवाल किया वो मध्य प्रदेश की जनता भी एक भरोसा कायम हो, उनमें एक विश्वास पैदा हो कि इस सुविधा का लाभ उठा के वो स्वस्थ हो सकते हैं और एक्सपर्ट्स की यहाँ बैठे बैठे ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो सेवाएं ले सकते हैं। तो आपका अनुभव जरा बताइए और जनता को यह भी बताइए कि कैसे बेहतर इस व्यवस्था से इलाज किया जा सकता है। इस टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीज ये नियर बाय सेंटर को जाकर वहाँ पे बैठकर जो स्पेशलिस्ट है, हमारा विशेषज्ञ जो है, उसके साथ डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें वो उसका जो कंप्लेन है वो बोल सकते हैं। तो पेशेंट का जो लक्षण है इसी तरह हम टेस्ट एडवाइस करते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट वहाँ पे टेस्ट करके लैब में टेस्ट करके वो हमको भेज देते हैं। आप ये लक्षण के वो ये टेस्ट को देखकर हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर साहब मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप सामने बैठ के पेशेंट देखते हैं और पेशेंट्स का इलाज सुझाते हैं, चेकअप करते हैं, दवाइयां लिखते हैं, क्या टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी दूर बैठे हुए स्पोक में जो हमारा पेशेंट है उससे बात करके और डॉक्टर से बात करके सेम वैसा ही उसका इलाज कर सकते हैं? कर सकते हैं। वहाँ पे जो ट्रेंड टेक्नीशियन है, वो जो ट्रेंड नर्स, ट्रेंड फार्मासिस्ट है, वो पेशेंट का जो वाइटल्स, बीपी, पल्स, हार्ट रेट, ये वाइटल्स रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे। वो जो मुझे लगेगा जी पेशेंट बहुत सीरियस है, उसको एडमिशन चाहिए, तो मैं यहाँ से रेफर कर दूंगा, पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर दूंगा। तो पेशेंट का जो सिम्टम है मैं पहचान जाऊंगा, देखकर पहचान जाऊंगा कि ये पेशेंट को एडमिशन चाहिए, ये पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करना चाहिए, कि पेशेंट को वहां पे ही अच्छा कर दिया जाए, ये मैं जान सकता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। और आप सब लोगों ने, प्रदेशवासियों ने सुना कि कैसे हम कटंगी में बैठ के उड़ीसा के विशेषज्ञ डॉक्टर साहब से चर्चा करके, उनकी सलाह लेके, उनसे परामर्श लेके अपना इलाज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इस युग में ये बहुत बड़ी सुविधा है कि अब गांव में भी बैठ के हम दिल्ली से, मुंबई से, उड़ीसा से, कहीं से भी जुड़ के इलाज प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस सुविधा के लिए जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। कटंगी में आज अजय जी नहीं है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, अगर वो नहीं तो आज वो भी कटंगी में होते। वो वैसे स्वस्थ हैं, जल्दी स्वस्थ होंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के नागरिकों के लिए ये सौगात देने के लिए। और अब निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आरंभ किए गए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, सुमन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं उन पर आधारित एक वीडियो तैयार किया गया है। छोटा सा वीडियो हमारे सहयोगी प्ले करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा रणनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के हर जच्चा बच्चा को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराते हुए उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का दृढ़ संकल्प प्रदेश शासन ने लिया हुआ है। गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। परंतु एनीमिया, एक्लेम्शिया जैसी जटिलताओं का समय पर चिन्हांकन एवं उपचार न होना गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण है।
इसी प्रकार कम वजन वाले बच्चे बर्थ एस्फिक्सिया से शिशु मृत्यु की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसे कम करना शासन की प्राथमिकता है। गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं के यथा समय पंजीयन एवं सतत मॉनिटरिंग हेतु RCH अनमोल पोर्टल की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त गर्भवती महिलाओं का प्रथम त्रैमास में पंजीयन करते हुए उनकी नियमित ANC जांच की प्रविष्टि पोर्टल पर की जा रही है। शासन द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सम्मानजनक निःशुल्क समग्र प्रसूति सेवा प्रदाय की जा रही है। सुमन अंतर्गत राज्य स्तर पर सेवा प्रदायगी की निगरानी हेतु इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा जिला अस्पताल एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया जा रहा है। सुमन इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर एवं हेल्प डेस्क के माध्यम से एनीमिया, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज एवं अन्य जटिलताओं से ग्रसित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन हेतु उचित स्वास्थ्य संस्था में रेफर किया जाएगा। साथ ही हाई रिस्क के रूप में चिन्हित गर्भवती महिलाओं को RCH पोर्टल की जानकारी के आधार पर प्रसव की संभावित तिथि के पूर्व अस्पताल में भर्ती होने के लिए सूचित किया जाएगा। कमांड कंट्रोल सेंटर से गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रसव होने तक, साथ ही हाई रिस्क शिशुओं की भी उपचार एवं रेफरल की मॉनिटरिंग की जाएगी। हाई रिस्क के रूप में चिन्हित गर्भवती महिलाओं की जटिलताओं के सही समय पर प्रबंधन के लिए सभी जिला अस्पतालों और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑब्स्टेट्रिक ICU संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 13 जिला अस्पतालों और 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑब्स्टेट्रिक ICU संचालित हैं। इस क्रम में आज शिवपुरी जिला चिकित्सालय में ऑब्स्टेट्रिक ICU प्रारंभ किया जा रहा है। आवश्यक एवं आकस्मिक प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का कौशल विकास स्किल लैब के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में 5 स्किल लैब्स क्रियाशील हैं, जिनके द्वारा अब तक लगभग 7,800 स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसी क्रम में आज उज्जैन में स्किल लैब के प्रारंभ होने पर इस कार्य में और गति आएगी। जच्चा बच्चा की मुस्कानों से सरोकार, जन जन की साथी मध्य प्रदेश सरकार। और अब अवसर होगा कि सुमन कार्यक्रम के अंतर्गत, और ये मैं आपको बताते हुए हर्ष होता है कि पूरे देश में ये नवाचार मध्य प्रदेश में सबसे पहले किया जा रहा है, जहां पर सुमन कार्यक्रम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया गया है राज्य स्तर पर, और हर जिले में हेल्प डेस्क से शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से हो रहा है। आपकी तालियां अपेक्षित हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश के लिए जो आज से मिलने जा रही है। और इसके पश्चात स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जब पूरे देश में स्वच्छता की बात हो रही है, तो ऐसे में शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता लाने के लिए और नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कायाकल्प अवार्ड स्थापित किए गए हैं। और उस क्रम में इस वर्ष जिन प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, अवसर होगा कि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से पुरस्कृत किया जाए। प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है सेठ गोविंद दास जिला अस्पताल, जिसे विक्टोरिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है। उनके प्रतिनिधि कृपया मंच पर आएंगे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। इन्हें पुरस्कार स्वरूप 50 लाख रुपए की राशि संस्था के लिए प्रदान की जा रही है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है द्वितीय पुरस्कार शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय जिला भोपाल के लिए प्राप्त हुआ है। तृतीय पुरस्कार श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय विदिशा को प्राप्त हुआ है। आपकी जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। बहुत श्रम से ये मापदंड तक लोग पहुंचते हैं, आप इनके श्रम का सम्मान जरूर करें।
निरंतर उत्कृष्टता के लिए इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निरंतर उत्कृष्टता के लिए जिला चिकित्सालय सिवनी जिला चिकित्सालय नीमच को फास्टेस्ट इंप्रूविंग श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्होंने सबसे तेजी से अपने मापदंडों में, स्वच्छता के मापदंडों में सुधार किया है। फास्टेस्ट इंप्रूविंग जिला चिकित्सालय नीमच। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इछावर जिला सीहोर के लिए। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर जिला सतना के लिए। द्वितीय पुरस्कार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर जिला सतना। और संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन जिला जबलपुर को प्राप्त हुआ है। ये टाई हुआ है, इस पर बराबर अंक हैं दोनों जिलों के, दोनों संस्थाओं के। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन जिला जबलपुर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। और निरंतर उत्कृष्टता का पुरस्कार रानी दुर्गावती एल्गिन सिविल अस्पताल जिला जबलपुर को प्राप्त हुआ है। निरंतर उत्कृष्टता पुरस्कार रानी दुर्गावती सिविल अस्पताल, जिसे एल्गिन हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है। और अब अवसर होगा कि हम अनुरोध करें प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि वो हम सबको संबोधित करें, मार्गदर्शन दें। प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे विभाग के एसीएस सम्मानीय श्री सुलेमान साहब, हमारे आयुक्त सम्मानीय संजय गोयल जी, हमारे एनएचएम के संचालक सम्मानीय छवि भारद्वाज जी, उपस्थित सभी डॉक्टर्स, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधु, आज मध्य प्रदेश के लिए एक सुखद दिन है जब हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, जो विशेषज्ञों की टेलीमेडिसिन सेवाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सुमन जो डेस्क है उसका भी आज शुभारंभ यहां से किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऑब्स्टेट्रिक हमारे आईसीयू है उसका भी शुभारंभ हमने किया है। तो ऐसी अनेक योजनाओं का आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहां शुभारंभ किया है। पिछले एक वर्ष जो कोविड के संक्रमण से में जूझते हुए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और समस्त स्टाफ सब ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां पूरा शासन और प्रशासन इसमें लगा रहा, वहीं स्वास्थ्य विभाग का एक एक व्यक्ति ने जो सेवाएं दी हैं, निश्चित रूप से मैं उन सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोगों का विश्वास जीता, कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों का इलाज किया और लोग संतुष्ट होकर गए। उनके घर पे भी अगर लोग रहे क्वारंटाइन, वहाँ पर भी जो सेवाएं दी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कल ही मुझे एक डॉक्टर मिले, बोले मैं कोलार में पोस्टेड हूँ, 1 साल से मैं अभी अपने घर वालों से नहीं मिला। जब मैं चिरायू में एडमिट था, तो सिस्टर ने मुझसे कहा
कि मैं 4 महीने से अपने परिवार वालों से नहीं मिली और मैं अपने हॉस्टल में रहती हूँ और यहाँ आकर लोगों की सेवा करती हूँ। तो ऐसा 1 साल के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे प्रोग्राम को प्रत्येक दिन जो समय दिया, जो समीक्षा की, उसमें स्वास्थ्य विभाग के एक छोटे से छोटे वर्कर ने, पैरामेडिकल के स्टाफ, डॉक्टर्स ने, सब लोगों ने सेवाएं दी हैं। आज जो टेलीमेडिसिन की सेवाएं 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुभारंभ की गई हैं, इसके पहले लगभग 5000 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से, ई संजीवनी के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट हब बनाए गए हैं, उन पे काम चल रहा है। और उप स्वास्थ्य केंद्रों में जहां आज पहले जो सेवाएं मिलती थी, उनमें अनेक सुविधाएं विस्तार किया गया है। एनसीडी जो हमारी डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, जिस तरीके की बीमारियों की देखभाल भी उप स्वास्थ्य केंद्र पर की जा सकती है। और वहाँ जो हमारी माताएं हैं, उनको इंजेक्शन पहले पीएससी लेवल पर लगता था, आज उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर हमारा सीएचओ लगा सकता है। और कोई भी प्रॉब्लम्स अगर उसको होती है तो वो सीधे डिस्ट्रिक्ट से बातचीत करते हैं। तो जो रूरल एरिया पर ग्रामीण अंचल के एक उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल था, अभी तक 6000 ऐसे हमारे केंद्र हैं जहां पर ये सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। और आने वाले समय में जितने भी, चाहे हमारे 1200 स्वास्थ्य हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे हमारे सीएससी हो, सिविल अस्पताल हो, और उप स्वास्थ्य केंद्र में ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जो पहले दवाइयां हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर 26 प्रकार की दवाइयां सब सेंटर पर रहती थी, आज वो 98 प्रकार की दवाइयां उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 128 प्रकार की जो दवाइयां थी, वो आज 191 प्रकार की दवाइयां। और जो आज जो टेलीमेडिसिन सेवाएं जो प्रारंभ की जा रही हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, वहां पर जो कंपनी है ग्लोकल हेल्थ केयर, उसके माध्यम से वहां पर टेस्ट के लिए टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, पूरे 550 केंद्रों पर लैब टेक्नीशियन वहां उपलब्ध रहेगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट रहेगा। और जो हमारी सेवाएं हैं विशेषज्ञों की, उनके द्वारा, तो इस तरीके से जो विस्तार का कार्यक्रम जो किया जा रहा है, आने वाले समय में प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र, सभी हमारे जितने भी 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको भी हम इस टेलीमेडिसिन सेवाओं से जोड़ेंगे, जिससे जो स्वास्थ्य की सेवाओं का विस्तार लगातार हम कर पाएंगे। इसके पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि इसी मिंटो हॉल में जो बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्वास्थ्य जो अभियान चलाया था, बच्चों के लिए जो पीडियाट्रिक्स डॉक्टर हैं, उनकी ट्रेनिंग जो स्टार्ट की गई है, जिससे जो बच्चों की डेथ प्रदेश में हो रही थी, उसको हम, जैसे शहडोल में हुई, उसको ये अभियान है, उसमें भी आपको आमंत्रित किया था, लेकिन आपकी व्यवस्था के कारण हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था। तो सारे प्रदेश के जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, उनके लिए ट्रेनिंग बाहर के डॉक्टरों से किया गया, चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे स्पेशलिस्ट के द्वारा, जिससे बच्चों के जो एसएनसीयू हमारे वार्ड खुले हुए हैं, एनआरसी हमारे जो वार्ड डिस्ट्रिक्टों में खुले हुए हैं, उनको भी बेहतर सेवाएं दी जा सकें। जिस दिन विधानसभा शुरू हो रही थी, उस दिन हम लोगों ने एनएचएम के माध्यम से जो ब्लड कलेक्शन वैन है, हर जगह पर, हर जिले पर उपलब्ध कराई है, जिससे अगर कोई, किसी का अगर बर्थडे है, अगर वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहता है, तो वहीं पर वैन जाएगी और वहीं पर कलेक्शन होगा, पूरी तरीके से सुरक्षित ब्लड डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध हो सकेगा। तो ये सारी की सारी सेवाओं का विस्तार लगातार हम लोग इस स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आपके नेतृत्व में किया जा रहा है। जो हमारा मातृत्व में शिशु स्वास्थ्य हेतु एकीकृत कमांड सेंटर अभी जो खुल रहा है, पूरे जो 15 सीटर एनएचएम में भोपाल में संचालित किया जाएगा और 2400 घंटे 7 दिन तक ये चलेगा। और प्रत्येक जिला लेवल पर जो हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, 13 मेडिकल कॉलेजों पर जो है वहाँ भी हेल्प डेस्क होगी, जिससे जो हाई रिस्क हमारी जो माताएं डिलीवरी के पहले जिनको हाई रिस्क रहती हैं, जिसको अनमोल या आरसीएच पोर्टल के माध्यम से ट्रैक आउट किया जाता है पूरे प्रदेश में, उनको पूरा इलाज वहाँ पर मिल सके जिला स्तर पर, वहाँ पर देख रेख के लिए। और हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनके लिए जो अलग से जो हेल्प डेस्क। और इसमें मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि देश में हमारा पहला राज्य है जो पहले ही शुरुआत हम लोग मध्य प्रदेश में इस काम के लिए कर रहे हैं,
तो मेडिसिन जहां हम प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर दवाइयां बढ़ा रहे हैं, वहीं पर हम टेस्टिंग की वहां पर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जो विशेषज्ञ की सेवाएं हैं निचले लेवल पर, जो ग्रामीण अंचल के लोग मेडिकल कॉलेज या जिले का अस्पताल या संभागीय लेवल पर जिनको आने की आवश्यकता पड़ती थी, उनको वहीं पर इलाज मिले, वहीं देखरेख हो सके। इसके पहले जो हमारी प्रेग्नेंट, हमारी जो गर्भवती महिलाएं थी, उनके लिए अगर एनीमिक पेशेंट हो जाती थी, अगर उन्हें इंजेक्शन की जरूरत होती थी, तो उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC लेवल पर जाना पड़ता था। अब ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से हम उसी स्वास्थ्य केंद्र में उसको दवा भी उपलब्ध करा सकते हैं, वहां पर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जो CHO टेंड करके पोस्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाएं आपके नेतृत्व में, जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वास्थ्य को उसमें रखा है, उसमें लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, इस कोविड काल में जिस तरीके से संक्रमण मध्य प्रदेश में बढ़ा, उसको आपके नेतृत्व में पूरी सुविधाओं का विस्तार, जैसा अभी ACS साहब ने बताया कि चाहे हमारे SNCU के बच्चों को इलाज करने की हमने बात करी हो, चाहे हमारे जो ICU के बेड बढ़ाने की हमने बात की हो, चाहे ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की बात की हो, लोगों को उनके घर में सेवाएं देने की हमने बात की, कमांड कंट्रोल सेंटर जो बनाए गए, तो पूरी विस्तार के साथ में जिस तरीके से सेवाएं स्वास्थ्य की आज बढ़ रही हैं, आपकी इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनेगा। और जब ये सेवाएं उप स्वास्थ्य लेवल पर, गांव लेवल पर, जहां अनमोल के माध्यम से, RCH के माध्यम से जो पोर्टल पर दर्ज होंगी और सुमन के माध्यम से उनको सेवाएं हम लोग देंगे, तो हमारा मातृत्व मृत्यु दर भी है मध्य प्रदेश का, इस जो इंडिकेटर है उसमें भी कमी आएगी। और बच्चों के लिए भी जिस तरीके से हम लोगों का प्रयास है, जो हर CHC लेवल पर, चाहे सिविल लेवल पर, सिविल अस्पताल लेवल पर भी इन सेवाओं को, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर जो SNCU के वार्ड खुले हैं, उनका भी विस्तार निचले लेवल पर कर सकें, उनको दवा मिल सके, उनकी टेस्ट हो सके, उनको आइडेंटिफाइड कर सकें और उनका पूरा इलाज हम लोग कर सकेंगे। इसके लिए लगातार प्रयास आपके नेतृत्व में सभी लोग, यहाँ विभाग के सभी अधिकारी और हम सब लोग मिलकर, जो डॉक्टर्स हैं, अच्छा पॉजिटिव रुख करके सारे लोगों ने सेवाएं जिस तरीके से हमारे इस कोविड काल में दी हैं, उसी तरीके से इस कोविड के चलते हुए भी जो बाकी सेवाएं स्वास्थ्य की हैं, वो कहीं प्रभावित नहीं हुए और उसमें और बढ़ोतरी की है। इसके लिए मैं सभी विभाग के और सभी डॉक्टर्स और सभी स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं, मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस गति के साथ में और जैसी आपकी इच्छा है, उसके अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इस विभाग का व्यक्ति इसको सेवाएं देने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। और स्वास्थ्य की सुविधाएं हम इतनी बढ़ाएंगे कि देश में, मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य का इंडिकेटर है या जिस तरीके की सेवाएं गांव का, ट्राइबल एरियो में, अनेक ट्राइबल एरियो में हमने जाकर देखा है, चाहे मंडला हो, चाहे उमरिया हो, चाहे अनूपपुर हो, चाहे शहडोल हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे सिवनी हो और बालाघाट, सब जगह जाकर वहाँ के जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सारे लोगों ने जो काम कर रहे हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन सेवाओं का आज आपने शुरुआत की है मध्य प्रदेश में, बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश के आयुष्मान कार्ड बनाने में जिस तरीके से आपने समीक्षा की और विभाग ने, हम लोगों ने भी लगातार जो प्रयास किए हैं, वो भी देश में जो 5 लाख तक का फ्री इलाज की जो योजना है, उसमें भी मध्य प्रदेश काफी तेजी के साथ में काम कर रहा है। और अभी तो जो अभियान चल रहा है पिछले 1 तारीख से, और अभी से 1 महीना और हम लोग बढ़ाने वाले हैं, जिसमें फ्री ऑफ कास्ट सबको आयुष्मान का कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे ज्यादा पॉपुलेशन और जिसमें हमारे जो लोग इसमें पात्र हितग्राही हैं वो इसमें कवर हो सकेंगे। 2 करोड़ से अधिक जो कार्ड इस प्रदेश में बने हैं और एक अच्छा काम विभाग के और सबके साथ में मिलकर आपके नेतृत्व में किया जा रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आपकी इच्छा है उसके अनुरूप हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। कायाकल्प में जिन विभागों ने और जिन अस्पतालों ने एक अच्छा काम करके दिया, चाहे जबलपुर हो, चाहे JP अस्पताल हो, चाहे इछावर हो और चाहे सतना हो, और ऐसे अनेक अस्पताल हमारे हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है, 70% से ज्यादा नंबर लेके आए हैं। इस कोविड की महामारी में भी अन्य सेवाओं को निरंतर करते हुए आप लोगों ने मेहनत की है। जो लोग पीछे रह गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में
हमारे अस्पताल, प्रत्येक अस्पताल इस तरीके से बने जो कायाकल्प में, या जबलपुर अगर जेपी या इछावर और सतना अगर बन सकता है तो मध्य प्रदेश का एक एक अस्पताल इस कायाकल्प योजना के अंतर्गत सारी सेवाएं हम लोग दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो स्वयं डॉक्टर है, आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, कोरोना से लड़ते लड़ते वो भी संक्रमित हो गए और मैं भी संक्रमित हुआ था। हमारे एसीएस हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन, जिनको पहले लंबा अनुभव था इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का, मैंने कहा अब आप स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करके दिखाओ, और उस काम में दत्तचित्त होकर जुटे हुए हैं भाई मोहम्मद सुलेमान जी, संजय गोयल जी, छवि भारद्वाज जी, यहां उपस्थित और प्रदेश के अनेकों स्थान पर मुझे सुन रहे मेरे प्रिय मित्रों, बहनों, भाइयों। एक साल से सारी दुनिया और हमारा देश भी, प्रदेश भी कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। लड़ते लड़ते एक बरस बीत गया और इस एक बरस में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सों, वार्ड बॉय हूं, सफाई कर्मी हो या चिकित्सा के क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हमारे बाकी साथी हो, उनके साथ पुलिस के मित्र भी शामिल हैं, नगर निगम, नगर पालिका, बाकी विभागों का अमला भी शामिल है। लेकिन सबसे पहला संपर्क जिनका होता है वो है डॉक्टर और उनसे जुड़े हुए उनके सहयोगी। आज मैं अंतरात्मा से कहना चाहता हूं, पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, अपने आप को दांव पे लगा के हम बरसों से महर्षि दधीचि की कथा सुनते चले आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए, तीनों लोगों को बचाने के लिए असुरों से योग बल से प्राण त्याग के अपनी हड्डियां दान कर दी थी ताकि असुर मारे जा सके। और दधीचि दान के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आज मुझे कहते हुए फक्र है, गर्व है कि दधीचि का उदाहरण एक बार फिर मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, बाकी सब मित्रों ने जो इस काम से जुड़े थे, फिर प्रस्तुत किया है। अभी स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे, हमने प्रदेश में भी, देश में भी कई ऐसी कहानियां सुनी है, अखबारों में पढ़ा है। महीनों परिवार से नहीं मिले, गाड़ियों में सोए। बेटी अगर बाहें फैला के पापा के गले लगना चाहती है तो भी पापा बेटी को गले नहीं लगा पाए। अद्भुत है संघर्ष की ये गाथा, जब उत्साह और प्रेरणा से भरती है। मैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सारे कोरोना वॉरियर्स के चरणों में, वो जो हमें छोड़ के चले गए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और वो जो जूझ रहे हैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। एक बात और आज मेरे दिमाग में आई,
घरेलू हिंसा आज भी इस सभ्य समाज में भी होती है। आखिर पुरुष प्रधान ये समाज, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई जगह आज भी ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं कि मर्जी आई तो पत्नी को पीट दिया। 3 दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिनने मुझे अंदर से हिला दिया, जिसमें पति ने अपनी पत्नी के हाथ काट डाले। अब अपराध साधारण अपराध नहीं है। झगड़े में कोई अपराधी काटे वो एक अलग बात होती है, लेकिन जिस पर रक्षा का भार है, जिसके साथ 7 फेरे लिए, जो सम्मान की रक्षा का वचन दे के लेके आया, वो ही अपनी धर्मपत्नी के हाथ काट दे, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। आज मैंने निर्देश दिया है कि ये घरेलू हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कड़ा कानून इसके खिलाफ बनना चाहिए। केवल 307 का अपराध नहीं हो सकता। ऐसे नराधमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नया कानून बनाएंगे, आज मैंने निर्देश दिए। ऐसी बहनों को हम सामाजिक सुरक्षा भी देंगे, वेलफेयर स्कीम बनाने के भी मैंने निर्देश दिए। लेकिन यहां मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि हमीदिया के डॉक्टर्स ने, हमारे हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने वो कटे हुए हाथ जोड़ने में सफलता पाई है। मैं इसके लिए आज को बधाई देता हूं। और कहीं नहीं, वो हमीदिया अस्पताल में लाए गए तीनों केस सही। कोरोना का संक्रमण टला नहीं है। तीसरी लहर एक आई, फिर धीमी हुई, दूसरी आई। सितंबर में हम पीक पे पहुंचे। एक लहर में हम पहुंचे थे 2600 कुछ के आसपास, जब एक दिन में सब सर्वाधिक पेशेंट आए थे। दूसरी आई, फिर कम हुई। कम होते होते हम लगभग 150 के आसपास पॉजिटिव। एक दिन तो 141 ही आए थे। हमने राहत की सांस ली थी, जनता भी निश्चिंत हो गई। प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत नेतृत्व किया इस लड़ाई में हमारा। समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिला और वैक्सीन बनाने में भी हमने सफलता हासिल की। हम लोग निश्चिंत है कि चलो अब तो राहत है, लेकिन जब तक राहत की सांस ठीक से ले पाते, संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा। अब मुझे वो दिन भी याद है जब हमने ये लड़ाई शुरू की थी 23 मार्च पिछले साल 2020 में। उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तब अफरा तफरी का माहौल था, सिस्टम और व्यवस्थाएं बनी नहीं थी। टेस्टिंग की व्यवस्था, मुझे याद है हम हवाई जहाज में भर भर के स्टेट प्लेन सैंपल ले जाता था। जहां जगह मिल जाए वहीं ले जाओ। पांडिचेरी में हो तो पांडिचेरी ले जाओ, नोएडा में हो तो नोएडा ले जाओ। लेकिन अब हमारे पास 33,000 टेस्ट करने की क्षमता हमने स्वयं विकसित करने का काम किया है। उस समय पीपीई किट नहीं थे, बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू। लेकिन आज हम देखते हैं कि आईसीयू बेड्स अब 5,000 से ज्यादा हमारे पास उपलब्ध है। 9,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास, 3,000 से ज्यादा आईसीयू बेड्स की संख्या हो गई है।
पीपी किट और बाकी सामान, उसकी अब कोई कमी नहीं है। मैं आज एक संदेश भी देना चाहता हूं प्रदेश की जनता को। हम बिस्तर का सवाल हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन बेड्स हो, हम वैसी स्थिति नहीं आने देंगे कभी अस्पतालों में भर्ती का संकट पैदा हो जाए, भर्ती होने का संकट पैदा हो जाए। दिनों रात हम लगे, पूरी टीम लगी है। मैं तो सवेरे सवेरे ही सुलेमान को परेशान करता हूं कि आज कितने आए, और एक फोन नहीं करता, फिर कलेक्टर इंदौर तो कलेक्टर भोपाल, क्योंकि मैं बेचैन रहता हूं कैसे कंट्रोल कर पाए। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, संकट बड़ा है। अब हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में तो 36 हजार एक एक दिन में नए पॉजिटिव केस आते हैं। हमारी सीमाएं लगी है, उसके कारण भी दिक्कत पैदा होती। लेकिन प्रदेशवासियों, अपनी सक्षम टीम के भरोसे मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि संकट से भी जूझ के हम निपट लेंगे और संकट के पार आपको लेके जाएंगे। तीनों तरह की रणनीति है हमारी। एक, संक्रमण बढ़ने से रोकने के उपाय करना। दूसरे, अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बिस्तरों की व्यवस्था। निजी अस्पतालों से हमने बीच में छोड़ दिए थे, सरकारी सुविधाएं बढ़ाई है, जरूरत पड़ी तो निजी से भी हम कोऑर्डिनेट करके वहां भी व्यवस्था बनाएंगे। गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा, चिंता ना करे कोई। ये प्रतिबद्धता है हमारी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। मैं तो रात में सोता हूं तो और क्या करना है ये सोच के, और सवेरे उठता हूं तो फिर और क्या करना है। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, संक्रमण बढ़ने से रोकने में आपका सहयोग चाहिए, और वो सहयोग आप कर सकते हैं। संक्रमण रुकेगा मास्क लगाने से। अगर मास्क लगा हुआ है, फेस कवर है, तो नाक और मुंह के जरिए ही तो वो अंदर जाता है। मास्क वायरस को शरीर के अंदर जाने से रोकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपने बना के रखी तो आप वायरस के कैरियर नहीं बन पाएंगे। और हाथ अगर साफ करते रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, तो वायरस को वहीं मार देंगे। अब मैं इतनी तो अपील आपसे कर रहा हूं, प्रदेश की जनता से, इसका पालन बहुत जरूरी है। बाकी जवाबदारी हमारी। इसलिए अब त्योहार है, अलग अलग त्योहार है, त्योहारों को सावधानी से मनाएं। यह कोई राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। कोरोना के संक्रमण रोकना यह जनता की जिंदगी के लिए जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। डॉक्टर्स तो मेहनत करेंगे, लेकिन हम संक्रमण बढ़ने क्यों दें? इसलिए इस बार मेरी होली मेरे घर, कोई भी त्योहार हो, परंपरा पूरी करें, रस्म निभाएं, लेकिन वो बिना भीड़ के भी तो हो सकती है। हम घर पे भी तो कर सकते हैं। ये आपद धर्म है। जब मानवता के सामने संकट खड़े होते हैं
तो रास्ते नए निकाले जाते हैं। जुलूस, गैर, भीड़ में रंग गुलाल, सबे बारात में बड़ी संख्या में पहुंचना, यह घातक हो सकता है। इसलिए खतरा ना बढ़ाएं। सीमित संख्या में परंपरा का निर्वाह करें, अपने लिए, अपनों के लिए, प्रदेश के लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। मैं अपनी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम अपने आप को दांव पे लगा के काम करेंगे, डॉक्टर्स कर ही रहे, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। मित्रों, आज मैं प्रसन्न हूं इसलिए कि आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था कोरोना में, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मैं अस्पताल में भर्ती था, वहीं से बैठ के हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया। जब अस्पताल से छुट्टी के बाद में आइसोलेट हुआ तो कमरे से वेबिनार करके हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके कई पहलू है, लेकिन एक है स्वास्थ्य। पहला, सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य जरूरी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि टोटल बजट का 7.5%, 15,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हमने स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए प्रावधान बजट में किया है। पहली बार इतना प्रावधान बजट में हुआ है। डॉक्टर्स की कमी ना रहे इसलिए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा टारगेट है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल और जिला चिकित्सालयों को इतना बेहतर बना देना कि जिले की जनता कम से कम अपने जिला चिकित्सालय में ही इलाज कराए। विशेषज्ञ हर जगह नहीं हो सकते, और इसलिए आज जो एक 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया है। मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी को, पूरी टीम को, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को। स्वास्थ्य सुविधाएं विशेषज्ञ हर जगह पहुंच के नहीं दे सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लगभग 1100 या 550 पे अब ये मेडिसिन, ये टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ हुई है, बाकी पे और करने वाले। तो आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाएंगे, वहां स्थानीय डॉक्टर आपको देखेगा, वो आपको विशेषज्ञ से जोड़ेगा। बताने की जरूरत नहीं है, अभी विस्तार से बताया गया है। वो विशेषज्ञ पेशेंट से भी चर्चा करेगा, डॉक्टर से भी चर्चा करेगा, जांच की रिपोर्ट भी लेगा और बाद में और कौन कौन सी जांच करानी चाहिए ये निर्देश भी देगा, और दवाई कौन सी होनी चाहिए, इलाज क्या होना चाहिए, वो भी आपको बताएगा। अभी हमने आप बैठे बैठे कटंगी की बात हो गई उड़ीसा के विशेषज्ञ डॉक्टर से। ये एक अद्भुत सेवा है। हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठ के विशेषज्ञ की सेवा हासिल कर सकें, यह सचमुच में कई पेशेंट्स के लिए वरदान साबित होगी।
और दूसरी बात जिसके लिए मैं हमेशा से अभी लगातार चिंतित हूं, मातृ मृत्यु दर। जन्म देते समय ही अगर मां दुनिया छोड़ जाए, सबसे दुखद होता है। अब मैंने तो अपने गांव में अपने घर पे ही जन्म लिया। पुराने जमाने में तो पर्दे के पार दर्द और पीड़ा से कराती हुई मां बेटा बेटी को जन्म दे देती थी घर में ही। हमने पहले संस्थागत प्रसव बढ़ाने की कोशिश की। अब 86% के आसपास हमारा संस्थागत प्रसव है। इसको 100% तक हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए और उपाय भी आवश्यक है। प्रसव के पहले हमने देखा प्रेजेंटेशन में, एसीएस और स्वास्थ्य मंत्री ने भी आपको बताया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, इसको आज प्रारंभ किया गया। मैं विभाग को, विशेषकर छवि जी को बहुत बधाई देता हूं इसके लिए। माताएं बचनी चाहिए। IMR, MMR ये कलंक है। और सुरक्षित मातृत्व के लिए सुमन सचमुच में एक बहुत बड़ी पहल है। मैं आज इसलिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। हमने कायाकल्प अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज है। उन्होंने कई तरह की प्रतिस्पर्धा देश में शुरू कर दी। स्वच्छता में प्रतिस्पर्धा, इंदौर नंबर 1, भोपाल नंबर 2, लगो आपस में अच्छा काम करने के लिए। वैसे हमने कायाकल्प अभियान शुरू कर दिया। कौन सा अस्पताल नंबर 1। और जब ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, सचमुच में कई बार चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। अब अभी हमने सम्मानित किया जबलपुर को, जेपी अस्पताल भोपाल को, शासकीय चिकित्सालय विदिशा को। ये विक्टोरिया नाम मत रखो भाई, विक्टोरिया गए जमाने का मामला हो गया। विक्टोरिया नाम क्या है अस्पताल का? सेठ गोविंदास, ठीक है। गुलामी के प्रतीकों को विदा कर दो। हमारे यहां भी बहुत बड़े लोग हुए, इसलिए सेठ गोविंदास अस्पताल जबलपुर मैं बधाई देता हूं। जेपी अस्पताल भोपाल को भी बधाई देता हूं। शासकीय चिकित्सालय विदिशा नंबर 3, उनको भी मैं बधाई देता हूं। अब बहुत दिन से मैं विदिशा के अस्पताल गया नहीं। पहले तो स्थिति बहुत खराब थी भाई, आपने सुधार किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बन गया है। हाँ। अच्छा, और अभी स्वास्थ्य मंत्री बता रहा है कि हिप रिप्लेसमेंट भी आजकल विदिशा में हो रहे हैं। बधाई आप। पाटन में हम बात कर रहे थे, जिला जबलपुर, रामनगर जिला सतना और 31 जिला चिकित्सालय और 81 सिविल अस्पताल और सामुदायिक केंद्र को और 111 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सांत्वना पुरस्कार भी दिए। देखिए, इससे बड़ा और कोई सेवा हो नहीं सकती। मरीज अगर आए तो बेहतर व्यवहार, स्वच्छता, ठीक इलाज मिल जाए तो डॉक्टर तुम भगवान हो, यही कहता हुआ जाता है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। चुनौतियां हैं, लेकिन हम चुनौतियों से जूझने का हौसला लेके आए।
मैं यही चाहता हूं कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हम ऐसी बना दें कि लोग प्राइवेट में जाने के बजाय पहले तय करें कि नहीं, हम सरकारी अस्पताल में जगह मिलेगी तो वहीं जाएंगे। और यह संभव नहीं है। शिक्षा में सीएम राज स्कूल, तो यहां भी ऐसे ही कुछ करो, कायाकल्प करके। और मुझे पूरा विश्वास है कि इरादे नेक हों, संकल्प दृढ़ हो, दिल में हौसला हो, कुछ कर गुजरने का जिद, जुनून और जज्बा हो, तो चमत्कार किए जा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके प्रयत्नों से हम कोरोना संक्रमण को भी रोक पाने में सफल हो पाएंगे। कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी। और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर कर पाएंगे। लेकिन फिर प्रदेश की जनता से मेरी प्रार्थना है, लापरवाही नहीं। लापरवाही की तो बड़े संकट में फंसेगा मध्य प्रदेश में, डरा नहीं रहा हूं। हां, चिंता जरूर है मुझे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपका साथ तो चाहिए। कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल, और विशेषकर धर्मगुरुओं से, समाज सेवियों से मेरी अपील है कि इसको हल्के में ना लें। अकेले कर सकते तो हम ही कर लेते, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आप मास्क नहीं लगाओगे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मिलजुल के इससे हम निपटेंगे। डॉक्टर्स भी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, दिया भी है, और इस संकट से अपने प्रदेश को उबारेंगे। इन तीनों सुविधाओं के लिए आज मैं विभाग को बहुत बधाई देता हूं। और कोरोना काल में बेहतर काम के लिए और अब निरंतर सुधर रही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य महोदय, समस्त उपस्थित चिकित्सकगण, मीडिया बंधु और सभी सहभागीगण, आपका सभी का अभिवादन करता हूं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का, जिनकी उपस्थिति में आज का यह सफल कार्यक्रम हुआ, आपके सतत मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ही विभाग टेलीमेडिसिन, एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जैसे नवाचारों को यथार्थ में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाया है। मैं अपर मुख्य सचिव महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन में हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे हम हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बना पाएँ और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुगमता और सहजता से मिल पाए। इसमें कोई शंका नहीं है कि आप सभी के मार्गदर्शन और मेंटरिंग के कारण ही हम कोविड-19 जैसी चुनौती का सामना करने में सफल रहे हैं। इस चुनौती से न केवल हम उबरने में सफल हुए, अपितु हम नवाचारों को अपनाने की दिशा में भी सोच पाए हैं। आज विभाग न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य संस्थाएं कायाकल्प के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से, सुमन जैसी सुविधाओं के माध्यम से उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में जनमानस में अपनी विशिष्ट छवि बनाने हेतु प्रयास कर रहा है। अंत में मैं पुनः एक बार कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहभागियों का दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। जय हिंद, जय भारत।